नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। लोकसभा चुनाव में बीजेपी की सीट घटी, इसके साथ ही बीजेपी और आरएसएस में तलखी बढ़नी शुरू हो गई। पहले जो मनभेद था वो मतभेद के तौर पर खुलकर अब सामने आ गया है। आरएसएस से कंधा मिलाकर चलने वाली बीजेपी में तकरार लोकसभा चुनाव के दौरान ही शुरू हो गए थे, जो अब खुलकर सामने आ गया है। संग संग जीने मरने की कसम खाने वाले अब दो फाड़ होते नजर आ रहे हैं। दरअसल इससे पहले आरएसएस ने जमीन तैयार की, फिर बीजेपी वहां पहुंची और राजनीतिक रूप से स्वयं को समृद्ध बनाया। लेकिन अब संघ परिवार की ओर से असहमति के स्वर क्यों, ये असंतोष क्यों? अब इंद्रेश कुमार ने तो खुली घोषणा कर दी कि अहंकारियों को प्रभु राम ने रोक दिया है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि इंद्रेश कुमार के इस बयान का वजन इतना है कि बीजेपी की ओर से कोई भी बड़ा नेता इस पर कोई बयान नहीं दे रहा है। कांग्रेस, शिवसेना, आप और बीजेपी की सहयोगी जेडीयू ने इस सब पर प्रतिक्रिया दी, लेकिन संघ ने अहंकारी बतलाए जाने के बाद बीजेपी ने अपनी बचाव में कुछ खास तर्क नहीं दिए। इतना ही नहीं, आरएसएस के प्रहार में बीजेपी पर सीधा वार दिखा, तो वहीं कांग्रेस पर राम विरोधी वाला प्रहार भी दिखा। बीजेपी और आरएसएस में कश्मकश पर सियासत शुरू हो गई है। लेकिन इस बीच आरएसएस ने फजीहत के बीच यू टर्न लेते हुए इंद्रेश कुमार के बयान से किनारा कर लिया। लेकिन तब तक पानी सिर के ऊपर पहुंच चुका था और सियासत परवान चढ़ चुकी थी। तो इंद्रेश कुमार के बयान पर अब सियासत शुरू हो गई है। उससे पहले मोहन भागवत के बयान को लेकर भी एक तरीके से कहें तो तनातनी की स्थिति जो है वो देखने को मिली। इसके पीछे की वजह क्या है, और इंद्रेश कुमार ने जो बयान दिया, उन्होंने एक तरीके से कहें तो बीजेपी को भी घेरा, उन्होंने पूरे विपक्ष को भी घेरा। इसके मायने क्या हैं? क्योंकि अमूमन बीजेपी और आरएसएस के बीच ऐसी तलखी कभी देखी नहीं गई। अंदर खाने से भले ही खबरें आती थीं कि हाँ तनातनी है, लेकिन वो कभी इस तरीके से खुले मंच पर नहीं देखा है। इस 2024 में भी राम राज्य का विधान देखिए लोकतंत्र के परम में कैसा है। जिन्होंने राम की भक्ति की पर धीरे धीरे अहंकार आ गया, उस पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी घोषित कर दिया। और उसका और जो पूरा उसको मत मिलना चाहिए, जो शक्ति मिलनी चाहिए, वो भगवान ने अहंकार के कारण दिया। जिन्होंने राम का विरोध किया उनमें से किसी को भी शक्ति नहीं दी, सब मिलकर भी नंबर 1 इन्होंने नंबर 2 पर खड़े कर दिए। इसलिए प्रभु का न्याय बड़ा विचित्र नहीं है, बड़ा सत्य है, बड़ा आनंददायक है। इसलिए जिस पार्टी ने भक्ति की, अहंकार आया, उसको 241 पर रोक दिया। पर सबसे बड़ी बात है, जिनके अंदर राम की अनास्था थी, अश्रद्धा थी, और उनको सबको मिलकर 234 पर रोक दिया। कहा तुम्हारी अनास्था का यही दंड तुम्हें है कि तुम सफल नहीं हो सकते। कौन गंभीरता से लेता है आरएसएस को? मोदी जी खुद तो लेते नहीं, तो हम क्यों लें? जब बोलने का समय था तब बोला होता तो सब गंभीरता से लेते। तब आप चुप रहे, सत्ता के मजे आप भी लूट रहे थे। हर जिले में, हर राज्य में आरएसएस के कार्यालय बन रहे थे, तब तो आप चुप रहे। अब जब लग रहा है कि चिड़िया चुग गई खेत, तो बोलने आ गए। कौन सुन रहा है? पहले मोदी जी सुन ले उनको, फिर हम सुन लेंगे। भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर पूरा जोर लगाया आपने एड़ी चोटी का कि 400 पार भारतीय जनता पार्टी पहुंच जाए और आप संविधान बदल सके। अब वो नहीं हो पाया, तो आप अपनी इज्जत बचाने के लिए कि साहब आरएसएस की कोई गलती नहीं है, आरएसएस नहीं हारी, बीजेपी हारी है, तो आरएसएस अपने आप को अलग करिए। जनता बहुत समझदार है। हमने अपने यहाँ के आरएसएस वर्कर को गली गली घूमकर भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांगते देखा है। अब आरएसएस अपना हाथ पीछे नहीं खींच सकती। अगर आरएसएस को कोई ज्ञान देना है तो चुनाव से पहले दिया करे। ये चुनाव के बाद जो लीपापोती हो रही है, इसको देश समझता है। इंद्रेश जी संघ परिवार के सदस्य हैं
वरिष्ठ प्रचारक हैं। ये संघ परिवार का आंतरिक मामला है, इस पर हमारा टिप्पणी करना उचित नहीं। तो चलिए चर्चा आज इसी पे करेंगे कि आखिर ये तल्खी क्यों, और विपक्ष की प्रतिक्रियाओं को भी आपने सुना, वो भी काफी महत्वपूर्ण है। तो हमारे साथ एक बड़ा गेस्ट पैनल है। सबसे पहले परिचय करवा दूं सभी का। आलोक वत्स जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, नेता हैं बीजेपी के। आलोक जी बहुत स्वागत आपका। प्रोफेसर रंजीत कुमार मिश्रा जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। रंजीत जी बहुत स्वागत आपका। मुरारी शरण शुक्ल जी हमारे साथ हैं, आरएसएस से वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और डॉक्टर कुमार रामकृष्ण जी हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। रामकृष्ण जी बहुत स्वागत आपका न्यूज इंडिया पर। आलोक जी सबसे पहले आपके पास ही आ रहे हैं, मतलब ये तल्खी क्यों दिख रही है आरएसएस और बीजेपी के बीच? देखिए अभिषेक जी, कुछ चीजें कभी कभी गलतफहमियां पैदा कर देती हैं। जैसे कि माननीय अध्यक्ष नड्डा जी ने कुछ कहा, जिस रूप में उन्होंने कहा और जिस रूप में उसका उसको लिया गया, वो दोनों में बहुत अंतर था। उसके बाद से उसका बहुत बुरा परिणाम हुआ कि जब चुनाव के पहले शायद 2 चरण बचे हुए थे तो आरएसएस के लोग शिथिल हो गए और डिस्ट्रिक्ट में वो कहीं घर से बाहर नहीं निकले। इसका परिणाम हुआ कि हम बहुत सी सीटों पर हमें हार का सामना करना पड़ा। अब उसके बाद जब शीर्ष स्तर पर की बातचीत हुई तो लोग उसको कहा गया कि नहीं, ये ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा हमने नहीं कहा था। तो अब इस बात पर ठंडा पड़ जाना चाहिए, लेकिन फिर इंद्रेश जी ने कुछ कह के इस बात को जो प्रज्वलित किया है, लेकिन फिर आरएसएस ने उससे अपना किनारा कर लिया। तो मुझे लग रहा है कि जो बात शुरू में कुछ हुई, तल्खियां बढ़ी, अब वो चीजें खत्म हो गई हैं और सामान्य स्थिति पैदा हो चुका है। अब सब चीजें नॉर्मल होगी। आरएसएस हमारा एक मातृ संगठन है, प्रमुख संगठन है। उसके सहारे हमें बौद्धिक सैद्धांतिक सारी चीजों मिलती है और मिलती रहेंगी, ऐसी हम कामना करके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए तल्खी तो साफ तौर पे नजर आ रही है। मुरारी शरण जी, क्या कारण है इस बार की इस तरीके की चीज कभी देखी नहीं है पहले आज तक? अगर हम देखें जब से बीजेपी बनी है, चाहे वो 1980 का साल हो या अभी या उससे पहले भी जनसंघ जब था, तो क्या कारण ऐसा रहा कि इस बार इस तरीके की तल्खी देखने को मिल रही है बीजेपी और आरएसएस के बीच? संगठनों में होती भी नहीं है। ये अलग बात है कि पहले आरएसएस के वक्तव्यों को, भाषणों को मीडिया कवरेज नहीं देती थी, तो मीडिया को या समाज को इस तरह से पता नहीं चलता था। हम आंतरिक समीक्षा हर समय करते रहे हैं, एक दूसरे की समालोचना भी करते रहे हैं, एक दूसरे की कमियां भी निकालते रहे हैं, क्योंकि हमारा ध्येय राष्ट्र आधारित है। राष्ट्र का अहित न हो किसी भी परिस्थिति में, इसलिए हम एक दूसरे की कमियों को निकालते भी रहते हैं, ठीक भी करते हैं। आवाज नहीं आ रही है, इससे देश का हित नहीं पहुंच पा रही है अब तक आलोक जी। बढ़ता रहे आगे। ठीक है सर, उसे दुरुस्त करवाते हैं उसे। आलोक जी बोलिए, मुरारी जी बोलिए। तो हम चूंकि राष्ट्र को केंद्र में मानकर जीवन जीते हैं, उसी अनुसार अपनी कार्य पद्धति को आगे ले जाते हैं, तो ये आलोचनाएं समालोचनाएं कोई बड़ी बात नहीं है। किंतु एक बात मैं कहूं कि इंद्रेश जी के बयान को बहुत गंभीरता से लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इंद्रेश जी के बयान को संघ परिवार में भी बहुत गंभीरता से नहीं लिया जाता है। और उन्होंने जो कहा है उससे बहुत सरोकार न रखते हुए मैं पूजनीय सरसंघ चालक माननीय मोहन राव भागवत जी के बयान की ओर आऊंगा। उन्होंने जो कहा कि राजनीति में अहंकार नहीं होना चाहिए, ये राजनीति में अहंकार की बात उन्होंने भाजपा को नसीहत नहीं दी है। ये उन्होंने सर्वसामान्य बात कहा है कि राजनीतिक दलों के नेताओं ने पिछले चुनाव में जिस प्रकार के कसी करते हुए राष्ट्र को शर्मिंदा करने का प्रयास किया, राष्ट्र का अपमान करने का प्रयास किया, ये बिल्कुल ही स्वीकार्य नहीं है। नहीं तो सर अब देखिए, आपने जैसे शुरू में कहा कि अब आरएसएस के बयानों को नहीं सर आपने जैसा कहा कि आरएसएस के बयानों को
आरएसएस के बयान को पहले उतना मीडिया कवरेज नहीं मिलता था, लेकिन आज तो मीडिया कवरेज मिलता है। अगर इंद्रेश कुमार कुछ बोलेंगे, अगर संघ प्रमुख कुछ बोलेंगे, तो वो हेडलाइंस तो बनेगी ही बनेगी। और अगर नसीहत की बात है, तो अगर बंद कमरे में बैठ करके भागवत साहब अगर कोई नसीहत देंगे, तो मुझे नहीं लगता है कि बीजेपी के जो शीर्ष नेतृत्व है वो नहीं मानेगा। नहीं मानने को तो मानेगा, उसमें कोई समस्या नहीं है, किंतु यह बीजेपी नेतृत्व को कहा ही नहीं गया है। ये तो सभी राजनेताओं की ओर संकेत करके बात कही गई है। राजनीति में बिना पक्ष लिए हुए, न भाजपा की ओर झुके हुए, न कांग्रेस की ओर झुके हुए, न किसी और दल की ओर झुके हुए, एक सर्वसामान्य बात संचालक के द्वारा कही गई है कि राजनीतिक नेताओं को अहंकार नहीं पालना चाहिए और उनके अहंकार से देश तो का मुरारी नहीं जी, होना चाहिए। इन बयानों से अब देखिए, विपक्ष के मन में वो होता है ना कि लड्डू फूटा, वो वाली स्थिति तो आएगी ही विपक्ष के मन में कि अगर संघ और बीजेपी में तनातनी है तो मन में लड्डू फूटा वाला है। का बयान आप चला रहे थे और सौरभ भारद्वाज का बयान चला रहे थे, वो बड़े उछल रहे हैं कि अब संघ और भाजपा की दो फाड़ हो गया, दोनों संगठन एकदम अलग अलग हो गए। किंतु उनको शायद इस बात का अंदाजा नहीं है कि संघ परिवार एक विचार केंद्रित परिवार है। वहाँ लाभ नफा नुकसान का ध्यान रखकर बातें नहीं की जाती है, वहाँ राष्ट्र के हित और को ध्यान में रखकर बातें की जाती है। और इसलिए पवन खेड़ा जी को ये बातें बिल्कुल समझ नहीं आएगी, भाजपा और संघ के बीच क्या संबंध है, क्या समीकरण है। सौरभ भारद्वाज को ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आएगी, क्योंकि उनका खाओ और खाने दो पर आधारित है, इसलिए उनको संघ और भाजपा के संबंध का बिल्कुल कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, रंजीत जी समझते हैं जहाँ से उनको नफा होता है, वो देश के हित को ध्यान में रखकर नहीं, अपने हित को ध्यान में रखकर चलने वाले लोग हैं और उनका ये सब समाज के सामने किया गया। ठीक है रंजीत जी, तो विपक्ष के मन में क्या ऐसे ही लड्डू फूट रहा है कि बीजेपी और आरएसएस में ये स्थिति आ गई? मतलब विपक्ष के मन में ऐसे ही लड्डू फूट रहा है? ये अच्छी बात है अगर उनको नहीं आ रहा हूं, अब ये जरा रंजीत जी से समझ लेते हैं कि उनके मन में लड्डू क्यों फूट रहा है फिर। रंजीत जी खुद कह रहे थे कि आरएसएस के नेताओं के वक्तव्य को गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। आप एक बात देखिए कि इनके तीन चार वक्तव्य को ध्यान में लीजिए। केवल मोहन भागवत जी ने कहा सबसे पहले कि हमारा 100 वर्ष पूरा होगा, हम कोई कार्यक्रम नहीं करेंगे। उसके बाद जेपी नड्डा जी का बयान आया कि हमें आरएसएस जैसे संगठन की जरूरत ही नहीं है। फिर मोहन भागवत जी का बयान आया मणिपुर पर कि मणिपुर महीनों से या 1 वर्ष से जल रहा है और उस पर ध्यान नहीं दिया गया। और फिर ये इंद्रेश कुमार जी का बयान आया कि भाजपा को उसके अहंकार ने हराया। देखिए एक बात तो निश्चित है कि भाजपा को उसके अहंकार ने डुबोया, ये बात निश्चित है। ये लोग तो भगवान राम को छोटा सा कद करके और मोदी जी का बड़ा कद करके ये दिखा रहे थे हम भगवान को लाए हैं। तो अहंकार की पराकाष्ठा तो ये थी कि ये भगवान को उंगली पकड़ के ला रहे हैं। तो इंद्रेश जी ने ये बात तो ठीक कही कि इनको भगवान राम ने सबक सिखाया है और उस अहंकार को सिखाया है। और तो इंद्रेश जी का पूरा बयान आपने सुना होगा कि जो राम विरोधी थे वो कुल मिलाकर के भी नहीं ला पाए उतना, उन्होंने ये भी कहा है। अभिषेक जी, कांग्रेस जैसी पार्टी राम को पूजती है, राम को अपना आराध्य मानती है, राम का व्यापार नहीं करती भाजपा की तरह, राम का राजनीतिकरण नहीं करती भाजपा की तरह। और इसमें आपने देखा होगा, अगर इंद्रेश जी का आधा बयान आपको स्वीकार है तो उनका पूरा बयान आपको स्वीकार करना होगा ना। नहीं, उनका आधा बयान स्वीकार नहीं है, मैं वो बात नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि जब झंडेवाला में 7 स्टार कार्यालय इनका बन रहा था तब तो इनको भाजपा बड़ी अच्छी लग रही थी। 1 वर्ष से मणिपुर जल रहा है, इनकी नींद नहीं खुली कि एक बार भी सरकार। तो मुरारी जी तो अभी भी कह रहे हैं बीजेपी बुरी नहीं हुई है, बीजेपी उनके लिए अच्छी ही है, वो तो अभी भी कह रहे हैं। अभिषेक जी मेरी बात पूरी होने दें। मैं ये कह रहा हूँ कि जब झंडेवाला में आरएसएस का 7 स्टार कार्यालय बन रहा था तब तो इनको भाजपा बड़ा अच्छा लग रहा था। जब मणिपुर 1 वर्ष से जलता रहा और इन लोगों ने कोई सुध नहीं ली तब उनको बड़ा ठीक लगा। देश में युवाओं की स्थिति ये रही कि 23 से 28 वर्ष का युवा 83% बेरोजगार रहा, उस पर इनकी नींद नहीं खुली। किसानों का उत्पीड़न होता रहा, उस पर आरएसएस को नहीं समझ आया
इस पे हस्तक्षेप करना चाहिए। महिलाओं का उत्पीड़न होता रहा, यहाँ की पहलवान बेटियां अपनी मेडल प्रधानमंत्री के घर के आगे फेंक के जाने को विवश हुई, आरएसएस की नींद नहीं खुली। और अभी कुछ ऐसा जो भी कारण हो, ये लोग बेहतर समझते होंगे, अब अचानक से इनको बीजेपी में कमी दिखी, तो ये उनकी समस्या है। इन्होंने ठीक कहा कि इन लोगों के बयानों को हम लोग गंभीरता से नहीं लेते, चूंकि हमें पता है कि ये सब एक ही है, और जब स्वार्थ की बात होती है रामकृष्ण जी, तब उसका बड़ा आनंद लेते हैं। अब रामकृष्ण जी आपसे समझना चाहेंगे कि आखिर इस बार इस तरीके की तल्खी क्यों, जो हमने आज तक के इतिहास में नहीं देखा, वो शायद पहली बार इस तरीके की तस्वीर दिख रही है। नहीं, ये जो आप तल्खी देख रहे हैं, ये पहले भी होता रहा है, इस बार आपको थोड़ा सा नजर आ गया है। और एक चीज मैं बता दूं, आरएसएस जब से बनी है वो अपने सिद्धांतों से कभी भी समझौता नहीं करती है। चाहे वाजपेयी जी का जब लास्ट फेज आया था, उस समय भी थोड़ा बहुत मतभेद हो गया था। आप याद कीजिए, आडवाणी जी जब जा करके जिन्ना के मजार पे जब चले गए, उसके बाद जो है आरएसएस कम्प्लीटली आडवाणी जी को जब डिस्कार्ड कर दिया, उसके बाद आडवाणी जी कभी उससे उभर नहीं पाए। और आरएसएस का ही डिसीजन था मोदी जी को प्राइम मिनिस्टर बनाना। आप याद कीजिए 2012 में आरएसएस का बैकअप ही था कि इनको गोवा अधिवेशन में बुला करके और इनको आगे किया गया, और इनको प्रधानमंत्री के पद तक बैठाने वाला अगर कोई है तो आरएसएस ही है। लेकिन एक लंबे समय तक जब आप सत्ता में रह जाते हैं, 10 साल से ज़्यादा समय जब हो जाता है, तो इसमें सत्ता का बहुत सारा पावर सेंटर भी बनने लगता है। और जब सत्ता का पावर सेंटर जब पैरेलल बनने की कोशिश होता है तो आपस में टकराव होता है। और हम तो यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, हम तो सुबह शाम ये सब चीज़ें देख रहे हैं, वहाँ पे कहाँ पे कैसे क्या हो रहा है। और संघ का जो सोच है वो आगे अगला 5-10 साल आगे सोचता है कि अब मोदी के बाद कौन। मोदी जी सोचते हैं कि अगला 5 साल सरकार कैसे चलाए। दोनों में एक फर्क है। और कहीं ना कहीं दोनों में एक समस्याएं थी, जो आप पिछला इलेक्शन में आपके जब हम आते थे चैनल पे, उस समय भी आपको हम बोल रहे थे कि कहीं ना कहीं संघ में और बीजेपी में मतभेद है, क्योंकि संघ के कार्यकर्ता इस बार बूथ तक नहीं लेकर के वोटरों को गए हैं। संघ के कार्यकर्ता इस बार घर घर पर्ची नहीं पहुंचाए हैं। और ये जो समस्याएं शुरू हुई है, ये बेसिकली जो है टिकट बंटवारे को लेकर के हुआ है। खास करके आप यूपी में देखेंगे, राजस्थान में देखेंगे, यूपी में तो बहुत ही ज्यादा हो गया, क्योंकि पैराशूट से जो कैंडिडेट सबको लैंड कराया गया, रातों रात कोई और कैंडिडेट बन गया। जो लोग जीवन भर वहाँ पे काम कर रहे हैं उनको टिकट नहीं दिया गया। योगी आदित्यनाथ के साथ कहीं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ के साथ आरएसएस का बैकअप है। कल शायद आपके यहाँ न्यूज कुछ और चलेगा, क्योंकि कल हो सकता है कि मोहन भागवत और योगी आदित्यनाथ कल मिलने वाले यूपी में। तो ये सब चीजों को लेकर के आपस में टकराव शुरू हो गया है, और ये टकराव खैर लंबे समय तक नहीं चलेगी। ये तो आपस में बैठ करके सॉर्ट आउट भी कर लेंगे। और इंद्रेश कुमार जो कुछ बोले, उनके मन में जो उनकी धारणा थी वो जुबान पे आ गई। और सिर्फ उन्हीं के नहीं है, ये जनरल संघ कार्यकर्ताओं में व्याप्त है कि मेरी आजकल नहीं सुनी जा रही है। और जब आप नहीं सुनते हैं तो कहीं ना कहीं से इस तरह की बातें निकल करके जो है वो आ जाती है। लेकिन तो बेसिकली अगर मैं समझूं तो इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव को जीतने को लेकर के जो आरएसएस और बीजेपी मिलकर के तैयारी करते थे, वो तैयारी कहीं नहीं दिखी, और उसी का ये नतीजा है। नहीं, बात सही है, इस बार दिखी है, कोई बोले या नहीं बोले टीवी चैनल के ऊपर है कहीं पे आता हूं मुरारी जी, आता हूं। लेकिन दिखाई पड़ा है कि इस बार आरएसएस उतना बैकअप नहीं किया है कि जितना हर इलेक्शन में किया करता था। और बूथ पर जो है हर कार्यकर्ता वोटर को ले जाया करता था। ना तो आपको यूपी में देखने के लिए मिला, और ना तो कहीं दिल्ली में देखने के लिए मिला है, और ना तो और कहीं भी मिला है, ठीक है, जो कि पिछले इलेक्शन में था। मुरारी जी, क्या यही कारण था? कुछ क्रियाकर्म आपको नजर आ जाए तो फिर आरएसएस विफल हो गया, आप समझिए। दिल्ली में 1.25 लाख बैठकें हमने की, बहुत छोटे छोटे कॉलोनियों में बूथ लेवल से नीचे जाकर। क्या आपको पता चला? किसी को समझ आई, खबर आया? आरएसएस जो करता है वो प्रकाशित करने के लिए नहीं करता, वो प्रचार करने के लिए नहीं करता, वो पब्लिसिटी के लिए नहीं करता। आरएसएस के जो भी गतिविधियां हैं पब्लिसिटी स्टंट नहीं है, और इसीलिए आरएसएस प्रायः मीडिया में नहीं दिखता जैसे राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता दिखते हैं। आरएसएस जो अंदर खाते काम करता है, चुपचाप करता है, अपने कार्यकर्ताओं के बीच में जाकर करता है, समाज के लोगों के बीच मिलकर जो गतिविधि करता है, वो राजनीतिक दलों के नेताओं को न समझ में आएगा ना उनको पता चलेगा। नहीं मुरारी जी, ये शुरू से रहा, ये आरएसएस का ये कार्य करने का तरीका शुरू से रहा है। लेकिन क्या इस बार जो समन्वय पार्टी और संगठन के बीच होना था, आरएसएस के बीच जो था, हमेशा जो दिखा है, हर चुनाव में जो दिखा है, इस बार वो नहीं दिखा है? क्या ये सच्चाई है? नहीं, ये सच नहीं है अभिषेक जी। विषय क्या है
कि राजनीतिक दलों के नेताओं को ही राजनीतिक डिस्कोर्स तय करना पड़ता है, राजनीति की धारा और दिशा राजनीतिक कार्यकर्ताओं को तय करना पड़ता है। हम समाज में मतदाता जागरण का काम करते हैं, मतदाताओं को राष्ट्र के लिए सचेत करने का काम करते हैं, हम मतदाताओं को हिंदुत्व के लिए सचेत करने का काम करते हैं, हिंदू समाज और राष्ट्र के हित के लिए सचेत करने का काम करते हैं। यदि आपने राजनीतिक भूल की या आपके दो कुछ राजनीतिक नेताओं में टकराव हुए और उसके कारण आप सीट लूज करते हैं, तो ये आपकी गलतियां हैं, उसमें आरएसएस जिम्मेवार नहीं होता है। ये जो समाज के अन्य राजनीतिक दलों के लोग हैं वो आरएसएस को विफल सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि ये राजनीतिक दलों के सारे लोग मिलकर के आरएसएस की शक्ति की बराबरी नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन आरएसएस सीधा सीधा पॉलिटिक्स नहीं कर सकता, आरएसएस अपने कैंडिडेट नहीं उतार सकता, आरएसएस इलेक्शन कैंपेन नहीं चला सकता, आरएसएस आपके इलेक्शन के मंच और भाषण नहीं सजा सकता। ये काम आरएसएस का नहीं है। आरएसएस का काम लोक जागरण का है, राष्ट्र जागरण का है, धर्म जागरण का काम है, और आरएसएस वो लगातार करता रहता है। चुनाव आए या ना आए, चुनाव हो या ना हो, आरएसएस सिर्फ काम लगातार करता रहता है। अब 100 साल पूरे होने वाले हैं संघ को, और संघ लगातार 100 वर्षों से करता आ रहा है, और संघ का प्रभाव केवल भारत में ही नहीं दुनिया के भी सब जगहों पे आपको दिखाई पड़ेगा। हमारे लगभग 250 देशों में। आलोक जी, आप क्या मानते हैं और पार्टी क्या मान रही है? क्योंकि मुरारी जी तो ये कह रहे हैं कि हमारा काम चुनाव से इतर है, हमारा काम है वोटर्स को जागृत करना, हमारा काम है हिंदुत्व के प्रति लोगों को जागृत करना, हमारा काम है देश के प्रति लोगों को जागृत करना। बीजेपी से कहां चूक रह गई कि आरएसएस के साथ वो समन्वय क्या इस बार स्थापित नहीं हो पाया? देखिए, जो मुरारी शरण शुक्ल की आवाज थोड़ी छटपन के आ रही थी जी, ये बात मैं नहीं सुन पाया हूँ सही ढंग, लेकिन जितना सुन पाया हूँ उससे मेरा अपना जो मूल्यांकन है, सही कह रहे हैं कि वो एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं होता है उनका और ना ही प्रदर्शित है। वो जो भी होता है पर्दे के अंदर ही होता है। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, एकात्म मानववाद की सीख अगर भारतीय जनता पार्टी के वर्करों को मिलती है तो आरएसएस की देन है। एक तरफ है उनके वैचारिक सिद्धांतों के प्रैक्टिस भी है, तो ये अतिशयोक्त नहीं हो। लेकिन हाँ, विगत कुछ दिनों के बयान से ऐसा कुछ माहौल बन गया कि जो लोग थे वो थोड़े शिथिल से हो गए, और शिथिल होने से परिणाम के सामने है। ये लेकिन इस तरह की कवायद हो रही है, लोग अपनी गलती का एहसास करके और कह रहे कि ऐसी कोई बात नहीं है। तो मुझे लगता है आने वाले भविष्य में जो प्यार और स्नेह जो सांस्कृतिक राष्ट्र की सीख मिलती थी, प्रेरणा मिलती थी, रहेगी और हमारा समन्वय पूरा और कारगर होगा और भारत को बढ़ाने की कवायद में उनके दिशा निर्देशों द्वारा। नहीं तो आलोक जी, आप लोगों को नहीं लगता है कि अगर वो समन्वय होता, वो समन्वय जो चाहे वो 2014 में दिखा हो, 2019 में दिखा हो, अगर वो समन्वय होता तो 2024 के परिणाम शायद कुछ और ही होते? इसका जवाब मैं आपसे लूंगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। मुझे एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना है, जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो हम चर्चा कर रहे हैं कि आखिर इतनी ज्यादा तलखी पहली बार क्यों दिख रही है बीजेपी और आरएसएस के बीच। आलोक जी, अब बोलिए। और समझना यही चाह रहा था कि अगर समन्वय बेहतर होता, जो 2014 में दिखा, 2019 में दिखा, या स्टेट इलेक्शन आप 2017 के उत्तर प्रदेश के चुनाव को देख लें, 2022 के उत्तर प्रदेश के चुनाव को देख लें, अगर वो समन्वय होता तो कहानी कुछ और होती। में कोई शक नहीं अभिषेक जी, जैसा मैं कह रहा था, नेताओं के बयान के कारण गलतियां पैदा हो गया, उससे के जो मेन लोग डिस्ट्रिक्ट वो थोड़े शिथिल हो गए, इतनी सक्रियता दिखाई। इसका परिणाम है हम बहुत से जगहों पर अनुकूल
स्थितियां नहीं रही हमारे लिए, तो वो आप सबके सामने है। लेकिन चलिए बाइकवान भी हो गया, अब ऐसी बात हो रही है हम लोग में जो भी गलतियां ठीक है, आपस में समन्वय करके सांस्कृतिक स्वाद का हम अच्छे से लेते रहे हैं। ठीक है। इस तरीके से रंजीत जी, मैं कहूं तो आता हूं फिर से आता हूं आलोक जी। जन्म हुआ है। रंजीत जी, आप लोगों को लगता है कि इस बार के चुनाव में जो बीजेपी और आरएसएस के बीच एक वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं दिखा, उसका भी आप लोगों को जबरदस्त फायदा मिला? देखिए अभिषेक जी, पहले तो ये समझिए कि ये अभी जो मीडिया में खबरें चल रही इन के बारे में, वो वास्तव में है, वास्तव में ये सत्ता का संघर्ष है और सत्ता पर अधिकार किसका हो उसका संघर्ष है, स्वार्थों का संघर्ष है। ये 10 वर्ष तक देश में नफरत की राजनीति होती रही, समाज को बांटने की राजनीति होती रही और आरएसएस मौन रहता है। यहाँ भ्रष्टाचार फलता फूलता रहा, जिसे ये भ्रष्टाचारी कहते थे, अगले दिन उसे अपने पार्टी में ज्वाइन कराते थे, उसको कभी डिप्टी चीफ मिनिस्टर, कभी फाइनेंस मिनिस्टर बनाते रहे। आरएसएस ने तो कभी विरोध नहीं किया। जिसे ये लोग परिवारवादी कह के हमेशा कोसते रहते थे, उन सब का जमावड़ा भाजपा ने अपने पास जमा कर लिया। आरएसएस ने तो नहीं टोका। इलेक्टोरल बॉन्ड हो, शेयर मार्केट का स्कैम हो, इन चीजों पर ये मौन रहते हैं। मणिपुर पे अभिषेक जी, सड़क से संसद तक 1 वर्ष तक विपक्ष संघर्ष करता रहा। आरएसएस के किसी नेता की जुबान क्यों नहीं खुली? आरएसएस क्यों उन मुद्दों पर मौन रहा? और अब जब वहां लोग इतने पीड़ित हो गए, चुनाव में इनको करारी शिकस्त झेलनी पड़ी, 2 के 2 मणिपुर में सीटें हारे ये, तब जाकर इनको समझ में आया कि मणिपुर में बहुत ज्यादती हो गई। उसी तरह आप देखेंगे कि जंतर मंतर पर पहलवान बेटियां बैठी रही, अपने हक की लड़ाई लड़ती रही। उस समय तो कोई आरएसएस का व्यक्ति वहां नहीं गया कि ये हमारे देश की गौरव है, हमारी पहलवान बेटियां हैं और इनके लिए हमें खड़ा होना चाहिए। वहां तो आरएसएस और बीजेपी का कोई भी व्यक्ति नहीं गया। दूसरी बात कि 750 देखिए, आप बोल रहे थे, लेकिन मैंने बस अब आपसे ये, आपने कहा सत्ता का संघर्ष है, तो क्या आरएसएस अब सत्ता हथियाना चाहती है? आरएसएस को तो सत्ता, आप ही से सवाल है सर, आप ही से सवाल है कि आरएसएस तो एक्टिव पॉलिटिक्स में है ही नहीं, तो सत्ता का संघर्ष ये कैसे हो सकता है? मैं बताता हूं, मैं अपनी बात पहले पूरी कर लूं 10 सेकंड में। देखिए, इस देश के किसान 1 वर्ष से अधिक तक सड़कों पर पड़े रहे, 750 से अधिक किसानों की शहादत हो गई। आरएसएस मौन रहा। कभी आपने देखा कि किसी आरएसएस के नेता ने उस पर ट्वीट भी किया हो या उस पर बयान भी दिया हो? नहीं दिया। और किसानों के रास्ते में ये लोग कील कांटे ठुकवाते रहे, ड्रोन से उन पर हमला करवाते रहे, कभी आतंकवादी कभी खालिस्तानी कहते रहे। आरएसएस क्यों मौन रहा भाई? दूसरी बात कि ये जो कहते हैं ना कि हमारा राजनीति से लेना देना नहीं, अभी आप विश्लेषकों को सुन रहे थे, कह रहे थे कि मोदी जी को कैसे आरएसएस ने प्रधानमंत्री बनाया इत्यादि। ये देखिए, खाने के दांत अलग हैं, दिखाने के दांत अलग हैं। इसीलिए मैंने कहा कि जब आरएसएस का डंडेवाला में 7 स्टार फैसिलिटी वाला कार्यालय बनता रहा, तब तो इन्होंने खूब आनंद उठाया, सत्ता का आनंद लिया। अब इनको लगता है कि शायद नरेंद्र मोदी जी के साथ इनका तालमेल नहीं रहता सत्ता के बंटवारे में, तो अब इनको उस पर आपत्ति होती है। इसलिए मैं कहता हूं, आरएसएस सत्ता में है कहां? आरएसएस कैसे है? मतलब ये थोड़ा समझाइए ना। आपने कहा कि सत्ता का संघर्ष, तो आरएसएस तो एक्टिव पॉलिटिक्स में होती तब तो। कौन सा आरएसएस के नेता को कौन सा मंत्री पद चाहिए, कौन सी सांसदी चाहिए, कौन सा टिकट चाहिए? अभिषेक जी, अभी आपके राजनीतिक विश्लेषक भी क्या आपको बता रहे थे कि किस तरह नरेंद्र मोदी जी को संघ ने प्रधानमंत्री बनाया, प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाया। ये क्या है? राजनीति तो दोनों तरीके से होती है ना, एक पर्दे के आगे एक पर्दे के पीछे। इन्होंने मुखौटा पहन रखा है कि जो भी गलत होगा उसको कह देंगे ये भाजपा ने किया, और जो सही होगा वो कह देंगे ये संघ ने किया। वास्तव में एक ही सिक्के के दोनों पहलू हैं, दोनों मिलकर काम करते हैं और दोनों ने मिलकर इस देश में नफरत की राजनीति की है। ठीक है मुरारी जी, क्या यही है कि अगर अच्छा हो तो आरएसएस ने किया, अगर कोई दिक्कत हुई तो फिर उससे बीजेपी ने किया? और जिम्मेवारी दोनों प्रकार की लेता है, कंस्ट्रक्टिव काम की भी लेता है, विफलताओं की भी लेता है। किंतु यदि ये चाहते हैं कि हम हर राजनीतिक विषयों पर टीका टिप्पणी करें और ट्वीट करें, ट्वीट करने से अगर देश जल जाता है
अगर फेसबुक पोस्ट करने से, इंस्टाग्राम पर पोस्ट करने से, सोशल मीडिया पर बातें रखने से अगर देश चल जाता है, समाज की समस्याओं का समाधान हो जाता है, दुनिया में स्वर्ग का निर्माण हो जाता है, तो ये सोच इनको ही मुबारक हो। हम तो जनता के दुख दर्द में दिन रात एक करते हैं। हम अपने जीवन की परवाह किए बिना, जीवन के सुखों की कामना को त्याग कर समाज के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने का काम करते हैं। इनके जैसी ओछी बातें हम नहीं कर सकते कि हर राजनीतिक मसलों पर, हर छोटे छोटे विषयों पर टीका टिप्पणी करें, समाज में किस घोलने का काम करें, समाज में बिल्कुल विप्लव और उपद्रव लाने का प्रयास करें, समाज में विभेद उत्पन्न करने की कोशिश करें, डिवाइड एंड रूल इनकी थ्योरी हो सकती है। हम तो समाज में समन्वय करने की कोशिश करते हैं, समाज को एक साथ जोड़ कर रखने की कोशिश करते हैं, राष्ट्रीय और सामाजिक एकता निर्माण का प्रयत्न हम करते हैं लगातार। और ये प्रयत्न हमारा चुनावी मौसम पर आधारित नहीं है, ये प्रयत्न हमारा 365 दिन 24 घंटे का काम है। हम पूरे देश के एक एक कोने कोने में, हर एक जिले के हर एक तहसील के, हर एक प्रखंड, हर एक मंडल पंचायत तक काम करते हैं। पूरे देश भर में समाज जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में हमारा सब प्रकार से काम है। देश को सबल और मजबूत करना, भारत कैसे दुनिया का सिरमौर बने, दुनिया का सर्वमान्य राष्ट्र बने, दुनिया का शक्तिशाली राष्ट्र बने, भारत का गौरव दुनिया में कैसे आगे बढ़े, हमारा ये काम है। अगर किसान आंदोलन इन राजनेताओं से नहीं संभलता है, या किसान आंदोलन को भड़काने के लिए जा करके ये विष खोलने का काम करते हैं, उन नेताओं को पानी पिलाने और खाना खिलाने, लंगर चलाने का काम करते हैं, ये इनका काम है, उस पर हमारी कोई टिप्पणी नहीं है। हम लगातार मौन की तरह काम कर रहे हैं। कभी भी खेत में काम करने वाला केचुआ अपना प्रचार नहीं करता है, किंतु उर्वरता उस केचुए के कारण से बढ़ती है पृथ्वी की। और इसी प्रकार से आरएसएस जब काम करता है तो उसको प्रचार की आवश्यकता नहीं है, प्रसिद्धि की आवश्यकता नहीं है, उसको मेडल की आवश्यकता नहीं है। हमारे दत्तोपंत ठेंगड़ी जी को मेडल दिया गया था, जो ठीक है, आते हैं मुराद जी फिर से। रामकृष्ण जी आप दिया था। ठीक है रामकृष्ण जी, देखिए आरएसएस अपने तरीके से काम करती है और आज से नहीं, अब 100 साल की आरएसएस होने जा रही है और इन 100 सालों में आरएसएस का यही इतिहास रहा है, वो अपने हिसाब से काम करती है। अब अगर कोई ये चाहता है कि हर मसले पर टिप्पणियों, जो हमने आज तक देखा भी नहीं है कि आरएसएस हर तरीके की चीजों पे टिप्पणी करता रहा हो, तो उसको उस तरीके से देख लेना कि आरएसएस आज बोल रहा है, कल चुप था, कल चुप है, आज बोल रहा है, ये सही होगा? नहीं, आप ये बताइए, नरेंद्र मोदी जी आरएसएस के थे कि नहीं? आरएसएस के प्रचारक थे कि नहीं? राजनाथ सिंह आरएसएस के प्रचारक थे कि नहीं? आरएसएस में रहे कि नहीं रहे? अमित शाह आरएसएस में थे कि नहीं थे? तो ये लगभग 80% मिनिस्टर का आप उठा करके देखेंगे, सब आरएसएस ही आए हुए हैं और आरएसएस की इजाजत से ही राजनीति में आए हुए हैं। चाहे अरुण जेटली थे या जितने भी लोग आप हिस्ट्री उठा करके देख लीजिए। सवाल यह कि प्रधानमंत्री भी बनता है आरएसएस के मर्जी से ही। अब प्रधानमंत्री बन जाने के बाद, 10 साल रह जाने के बाद, स्वाभाविक रूप से सत्ता के केंद्र को लेकर के, जिला स्तर से लेकर के नेशनल लेवल तक कहीं न कहीं कन्फ्रंटेशन होता है। और हम बोलते हैं कि जब संघ जब अपना प्रधानमंत्री दे सकता है तो संघ को हर विषय पर टीका टिप्पणी क्यों नहीं करना चाहिए? क्यों नहीं आकर के बोलना चाहिए हर बात के ऊपर? अगर कोई आता है पब्लिक डोमेन में, ऐसी बात आती है, चाहे युद्ध से रिलेटेड हो, अभी एनटीए की बातें चल रही है कि एनटीए में ये हो गया, वो हो गया, यहाँ धान ली, वहां धान, अगर इस सब टाइप के अगर सेंसिटिव मुद्दे हैं जो देश को अगर अफेक्ट करता है तो संघ को भी बोलना चाहिए। क्यों नहीं बोलना चाहिए? आप प्रधानमंत्री दे सकते हैं, आप मंत्री दे सकते हैं, आप सब कुछ दे सकते हैं, तो आपको बोलना चाहिए। आइए और बोलिए, तब जाकर के संघ के बारे में लोग जानेंगे। और दूसरा चीज, संघ का जो सपना था हिंदुस्तान के बारे में, ट्रिपल तलाक का था, मोदी जी ट्रिपल तलाक खत्म कर दिए। धारा 370 था, 370 मोदी जी खत्म कर दिए। राम मंदिर का था, राम मंदिर बन गया। और अब बचा हुआ है आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड, और बचा हुआ है वो। तो ये सब जो मोदी जी जो कर रहे हैं, सब आरएसएस का ही तो सपना था, आरएसएस का ही तो एजेंडा है। तो ये सब आप कीजिए, लेकिन आप ये मत बोलिए कि हर चीज में टीका टिप्पणी नहीं करेंगे। करना है आपको, क्योंकि संघ है आप समाज के बीच में, आप समाज के लिए काम करते हैं। और समाज के बीच अगर कोई समस्या आएगी तो उसको कौन एड्रेस करेगा? आपको एड्रेस करना है। आप ऐसे नहीं बोल सकते कि हम इस सब में टीका टिप्पणी नहीं करते हम। ठीक है, रंजीत जी कुछ बोलना चाह रहे थे, आता हूं। मुरारी जी एक साथ रिप्लाई कर लीजिएगा इस समय। रंजीत जी कुछ बोलना चाह रहे थे, रंजीत जी बोलिए।
जी अभिषेक जी, मैं यही कह रहा हूं कि जैसे अग्निवीर योजना है, जो देश की सुरक्षा व्यवस्था के लिए चुनौती है, उस पर संघ क्यों नहीं बोलेगा? नीट का भी बहुत अच्छा इन्होंने उदाहरण दिया कि 24 लाख विद्यार्थी अपीयर हुए और आपने 1563 बच्चे को चुन के उनको ग्रेस मार्क दे दिया। तो ये तो एक बड़ा षड्यंत्र है। इस षड्यंत्र की जांच होनी चाहिए, यही तो विपक्ष मांग कर रहा है। तो इस तरह के मुद्दे पर मणिपुर पे आखिर संघ बोला कि नहीं? लेकिन मेरा सवाल है कि एक साल बाद आप क्यों सुध लेते हैं? आप तो बहुत सजग संगठन है। मणिपुर पे जिस तरह से महिला उत्पीड़न हुआ और जिस तरह से आपने देखा होगा, जिसकी बहुत चर्चा हम लोग नहीं कर सकते हैं, उस तरह की परिस्थिति वहां रही, उस पर संघ क्यों मौन रहा था? क्या मणिपुर इस देश का हिस्सा नहीं है? तो संघ को उससे कोई मतलब नहीं है। तो मेरा ये कहना है कि चाहे किसान हो, ठीक है, महिलाओं को लेकर उनके रिजर्वेशन है, 52 वर्ष लग गए इनको तिरंगा लहराने में, बड़ी बड़ी बात करते हैं राष्ट्रभक्ति की, राष्ट्र प्रेम की, लेकिन ये भी ऐतिहासिक तथ्य है कि आरएसएस को 52 वर्ष लग गए आजादी के बाद, जब इन्होंने तिरंगा फहराया, तिरंगा को स्वीकार किया। और महिलाओं के बारे में तो बार बार ये बात होती है कि अभी तक इन लोगों ने किस रूप में उनको उपेक्षित रखा है, उसकी भी बात होती है। तो भाई आप किसानों पर बात नहीं करेंगे, महिलाओं पर बात नहीं करेंगे, मणिपुर जैसे जगहों पर बात नहीं करेंगे, चीन के घुसपैठ पर बात नहीं करेंगे, तो आप करेंगे क्या? केवल राजनीतिक हिस्सेदारी लेने के लिए आप भाजपा से लड़ाई करेंगे? ठीक है, तो मुरारी जी अब बोलिए कि संघ को अगर बोलना चाहिए, ठीक है, पर एक अब रिप्लाई सुन लीजिए रंजीत जी। अभिषेक जी, अब मेरा पहले ये कहना है, हस्ताक्षर चाहिए। हाँ, श्रीमान जी मुझे बोलने दिया जाए। मैंने आपको टोका नहीं। मेरा ये कहना है कि भाजपा सक्षम नेताओं से संपन्न पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी में जितने नेता हैं वो इतने सक्षम हैं कि राजनीति के सारे विषयों को संभाल सकते हैं। उनको किसी बैसाखी की या सहारे की आवश्यकता नहीं है। और संघ की जो भूमिका है, संघ मौन तपस्वी के रूप में अपनी भूमिका सदा निभाता आया है। चाहे वो विचार को समर्थन देने की बात हो, उनको एक अधिष्ठान देने की बात हो, धरातल देने की बात हो, तो संघ लगातार करता है। भाजपा और संघ के बीच मतभेद खोजना ये निरर्थक विषय है। भाजपा और संघ में सत्ता का संघर्ष खोजना भी ये निरर्थक विषय है, क्योंकि भाजपा और संघ में सत्ता का या पावर का, शक्ति का कोई संघर्ष का प्रश्न ही नहीं उठता है। भाजपा लगातार अपने ध्येय में लगी हुई पार्टी है। वहां नेता चिंतन के स्तर पर भी बहुत सक्षम है, और जहां हमें परामर्श और विमर्श करने की आवश्यकता होती है, हमारा एक मैकेनिज्म बना हुआ है। हम लगातार समन्वय समिति की हर स्तर पर बैठक करते हैं, जिले स्तर से लेकर के विभाग, प्रांत, क्षेत्र और केंद्रीय स्तर तक भी हम समन्वय की बैठकें किया करते हैं। जो हमारे संगठन के, हमारे चिंतन से जुड़े हुए विचार हैं या मुद्दे हैं, वो हम एक दूसरे से साझा किया करते हैं। कहाँ किसकी भूमिका है वो भी हम जानते हैं, और उस हिसाब से हम काम करते हैं। इसलिए भाजपा और संघ में भेद खोजने की कोशिश न की जाए। भाजपा और संघ एक ही है, एक ही साथ चलने वाले लोग हैं, एक ही विचार के लोग हैं। नहीं मुरारी जी, लेकिन तब तो देख इसी वजह से तो सवाल है कि एक होकर के भी अगर दो दिख रहे हैं, तो सवाल इसी वजह से पूछे जा रहे हैं। संगठन दो है ना अभिषेक, संगठन दोनों अलग अलग हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने संघ से संविधान मांगा था अपना, तो हमने सुप्रीम कोर्ट को, जिस समय कांग्रेस ने हम पर प्रतिबंध लगाया था, तब हमने अपना संविधान बनाकर उनको 48 में दिया था। तो संघ अपने तरीके से काम करता है। भाजपा भी चुनाव आयोग में पंजीकृत दल है और मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दल है। लगातार पिछले 10 वर्षों से सत्ता में है, अगले 5 वर्ष भी सत्ता में रहने वाली है। जनता ने जनादेश उनको सत्ता में रहने के लिए दिया है। उनके इस विक्ट्री को पराजय कहने की कोशिश न की जाए, क्योंकि जनादेश एनडीए को ही मिला। जब वो पूर्ण बहुमत में थे तब भी एनडीए की सरकार थी। आज जब थोड़ी सीटें घटी हैं तो भी एनडीए की सरकार है, और ये एनडीए की सरकार 5 वर्ष और चलेगी। अभी उसके अगले 5 साल में भी एनडीए को ही सत्ता मिलने वाली है। इसलिए कोई इस मुगालते में न रहे कि सत्ता का लाभ उनको आगे आने वाले समय में मिलने वाला है, या उनको कोई इसका लाभ मिल जाएगा। तो संघ और भाजपा में कोई दरार उत्पन्न कर देंगे वैचारिक। आलोक जी, जैसे रंजीत जी कह रहे हैं कि ये सत्ता का संघर्ष अब देखने को मिल रहा है आरएसएस बीजेपी में, पार्टी क्या मान रही है? क्योंकि संघ तो नहीं, संघ की तरफ से तो आपने बता दिया, पार्टी की तरफ से आलोक जी आप बताइए कि क्या ये संघर्ष सत्ता के लिए है? मैं ऐसा नहीं मानता। सत्ता के लिए तो भारतीय जनता, लेकिन आरएसएस से कोई
मतलब ये वो तो एक संगठन है जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को आगे गौरवमयी दिशा की ओर ले जाने के लिए दिन रात संगठित है। आरएसएस से हमारा आरएसएस ऑन डेपुटेशन संगठन मंत्री भेजते हैं कि समन्वय स्थापित कर और समय समय पर होती है, निर्देश दिए जाते हैं और हम अमल करते हैं। लेकिन कुछ तल्खियां बढ़ गई तो हमारे नेताओं के बयान से तो अब ठीक करने की कवायद की तरफ सब लोग अग्रसर है और कि जिस तरीके का पेरेंटल ऑर्गेनाइजेशन को आरएसएस निभा रहा था उसी तरीके से आगे समन्वय इनके दिशा निर्देश में सांस्कृतिक राष्ट्र रखेंगे। ठीक है, इतिहास तक पहुंचाकर तब। ठीक है रंजीत जी बोलिए, अब बोलना चाह रहे थे रंजीत जी, बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ अभिषेक जी कि देखिए अभी इनके भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं कि हमें आरएसएस जैसे संगठन की जरूरत नहीं है और इंद्रेश जी कहते हैं इनको अहंकार हो गया है। तो ये बात तो निश्चित है कि दोनों में खटपट काफी तेज हो गई है और इन दोनों के संबंध खराब हुए, ये बात है। देखिए अभिषेक जी दिक्कत कहाँ हुई है इनको ये मैं बताता हूँ। जब तक प्रधानमंत्री जी अब बायोलॉजिकल रहे तब तक इनकी साठगांठ चलती रही। जैसे ही उन्होंने अपने को परमात्मा घोषित करना शुरू कर दिया इनकी समस्या बढ़ने लगी, क्योंकि जब परमात्मा होंगे तो संघ के भी तो परमात्मा हो जाएंगे ना। तो तब से इनकी समस्या बढ़ी और अब मोदी जी को गठबंधन सरकार बनाने के लिए हो सकता है फिर से बायोलॉजिकल होना पड़े, तो वैसी स्थिति में इन लोगों का तालमेल हो सकता है फिर आपको दिख जाए। लेकिन मूल रूप से ये नूरा कुश्ती है और नूरा कुश्ती इसीलिए है कि जो मलाईदार जी अगर ये नूरा कुश्ती है तो अगर ये चलती रही तभी तो आपके लिए फायदेमंद है। अगर ये नूरा कुश्ती खत्म हुई तो फिर मुश्किलें तो आपकी बढ़ जाएंगी। देखिए इस देश की जनता ने एक बहुत सीधा संदेश दिया है कि यह देश नफरत की राजनीति को स्वीकार नहीं करेगा, विभाजन की राजनीति को स्वीकार नहीं करेगा, विपक्षियों के प्रति जिस तरह के अपशब्दों का व्यवहार होता रहा उसको ये देश स्वीकार नहीं करेगा। ये बहुत स्पष्ट संदेश है। अगर ये संदेश लेते हैं तो इसमें देश का भी भला है और हो सकता है इनका भी कुछ भला। नहीं तो अब तो मैंडेट किससे मिला, क्योंकि अहम मैंडेट होता है, नंबर गेम होता है, नंबर किससे मिला? देखिए दोनों तरफ गठबंधन थी, इनको 290 के करीब मिला, हमें 235 के करीब मिला, हम संख्या में कम रहे, इसलिए बिल्कुल विपक्ष में हमने बैठने का फैसला किया। तो जनता ने तो यही आदेश दिया कि मोदी ही एक बार फिर से प्रधानमंत्री बने, क्योंकि ये प्री पोल अलायंस था, चेहरा नरेंद्र मोदी थे, देश की जनता ने तो एक बार फिर उन्हीं को चुना। देखिए अभिषेक जी ये बात समझिए कि अभी कहीं पर भी आपको भाजपा की सरकार या गठबंधन की सरकार या एनडीए नहीं दिखाई दिया होगा। एक व्यक्ति विशेष के नाम का जप करते रहे ये और 400 पार का नारा देते रहे। तो भाई ऐसा क्या हो गया कि जब उस व्यक्ति में इतना करिश्मा था तो 400 पार के जगह 240 पे क्यों अटक गए? सवाल इनसे ये भी पूछा जा रहा है। तो इसलिए लेकिन उस सब के बावजूद चूंकि हम लोग 235 के करीब रुक गए तो हमने विपक्ष में बैठना पसंद किया, चूंकि हमें जनादेश यही मिला, हमने उसको सिरोधार्य किया। हो सकता है जनता अगली बार हमें ही 400 से ऊपर कर दे, तो ये जनता के विवेक पर है कि जनता किसको किस रूप में लाना चाहती है। लेकिन ये बात निश्चित है कि एक व्यक्ति विशेष ने जो अपने लिए पूरा एक प्रोपेगेंडा चलाया था 400 पार का, उसको उस अहंकार को जनता ने जरूर हराया। ये इस चुनाव का बड़ा सबक है और वो तो खुद भी हारते हारते चुनाव जीते। देखिए ये हालांकि रंजीत जी ये विषय अलग है, लेकिन इसमें मैं यही समझना चाहूंगा 400 का प्रोपेगेंडा कैसे हो सकता है? अगर मुझे एक एग्जाम में 10th की एग्जाम में अगर 50% आया है तो इंटरमीडिएट में मैं यही चाहूंगा कि मेरे 65% आए, 70% आए, ग्रेजुएशन में चाहूंगा कि 90 आए। तो अपने लिए लक्ष्य निर्धारित करना ये प्रोपेगेंडा कैसे हो सकता है? लेकिन जब आप दुनिया में घूमकर ये कहे अभिषेक जी कि भाई इस बार के परीक्षा में टॉप मैं करूंगा, ये फिक्स हो गया कि टॉप मैं ही करने वाला हूं, तो ये आपका अहंकार ही होगा, आपका घमंड ही होगा। और कहा जाता है घमंड जो है ना वो भगवान का भोजन है, तो वो भोजन हो गया। जो ये कहते हैं कर्नाटक में इनको बजरंगबली ने सबक सिखाया था
और इंद्रेश जी कहते हैं यहाँ पर भगवान राम ने सबक सिखाया। नहीं तो गलत लोगों का वही साथ तो फिर भगवान वापस राम मैं भी वहीं नहीं पे देते। आऊंगा। इंद्रेश जी के पूरी बात को आप क्यों नहीं लेते हैं? इंद्रेश जी के आधी बात को ही आप क्यों लेते हैं? क्योंकि वो आधी बात आपको सूट कर रहा है। देखिए, अयोध्या के लोगों ने जब इनको हराया इस बार, तो ये लोग तो अयोध्या के लोगों को गाली गलौज पर उतर आए। तो ये लोग जनादेश का सम्मान नहीं करते। ठीक है। और दूसरी बात मैं आपको कह रहा हूँ कि वहीं राहुल गांधी जी 4 लाख वोट से जीते और किशोरी लाल शर्मा जी स्मृति ईरानी को 1,67,000 वोट से हराया। लेकिन प्रधानमंत्री जी कहाँ जाके गिरे? सुबह का अगर आपने ध्यान दिया होगा तो प्रधानमंत्री जी तो अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में 2-3 राउंड हार रहे थे। 6,500 वोट। रंजीत जी, लोकतंत्र में हार तो 1 वोट से निर्धारित होता है। 1 वोट से हार। आपकी पार्टी तो इसको बेहतर जानती होगी कि सीपी जोशी कैसे राजस्थान में सीपी जोशी 1 वोट से हार गए थे बेचारे। तो हार जीत तो 1 वोट से तय होता है। ठीक है, ये देखिए विषयांतर है। वापस विषय पे आता हूं। और नहीं, एक बात यही मैं पूरी कर दूं। कि हमारे दल के कोई नेता ये दावा करते हुए आपको नहीं दिखेंगे कि हम 10 लाख से जीतेंगे, जैसे प्रधानमंत्री जी के लिए लोग कर रहे थे। लेकिन वास्तव में रामकृष्ण जी अब हारते बच गए। ठीक है रामकृष्ण जी, अब देखिए ओवरऑल चीजें जो हैं वो खुल करके बहुत स्तर पे चीजें आ गई हैं कि थोड़ी बहुत तो कहीं ना कहीं तलखी है। अब इसको प्रयास तो यही होगा, चाहे वो बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व हो या आरएसएस का शीर्ष नेतृत्व हो, खुद मोहन भागवत हो, कि ये समस्या जो आई है इसको जल्द से जल्द दूर कर लिया जाए। नहीं तो अगर खाई बढ़ गई तो फिर मुश्किलें भविष्य के लिए बहुत ज्यादा हो जाएंगी। देखिए, तलखी थोड़ी बहुत नहीं है, तलखी बहुत ज्यादा है। कोई कितना भी बोल ले। आपको याद है कि इस बार जब इलेक्शन हो रहा था तो हर बार इलेक्शन से पहले जो है आरएसएस से कार्यकर्ता, बीजेपी कार्यकर्ता जो है खास करके घर घर जाकर के आप देखते हो कि पर्ची पहुंचाता था। इस बार कहीं पे ऐसा नहीं हुआ है। इस बार जाकर किसी भी लोग से पूछ रही, किसी घर पे कोई पर्ची पहुंचाया क्या कोई आरएसएस का कोई कार्यकर्ता? नहीं पहुंचाया। इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई नाराजगी है। दूसरा चीज, इंद्रेश कुमार कोई छोटे कद के आरएसएस के नहीं कार्यकर्ता। इंद्रेश जी का कद बहुत बड़ा है संघ के ऊपर, संघ में, और बहुत बड़े पदाधिकारी हैं और पिछला काफी समय से राष्ट्रीय मुस्लिम मंच को संभाल रहे हैं। और उनके मुंह से ये निकलना कि अहंकार आ गया है, इसको आप ऐसे ही मत लीजिए। एक बहुत बड़ा शब्द है ये। और उनकी फीलिंग नहीं हो सकता कि आरएसएस के बहुत सारा कार्यकर्ता का फीलिंग हो, जो उनके मन में था वो उनके जुबान पे आ गया। और हमको लगता है कि ये जो टाइम है, देखिए आने वाला कल में बहुत जल्द आपका इलेक्शन होने जा रहा है महाराष्ट्र में, आपका इलेक्शन होने जा रहा है हरियाणा में, आपका इलेक्शन होने जा रहा है झारखंड में। और झारखंड और महाराष्ट्र तो खास करके आरएसएस के कार्यकर्ताओं का गढ़ है। उसके बगैर तो आप शहर के बाहर गांव में इंटर भी नहीं कर सकते। झारखंड में आपकी ये हालत है, तो वहां पे इनके आरएसएस की जरूरत पड़ेगी। इसलिए हमको लगता है कि ये लोग बहुत जल्द बैठ करके अगर आपस में सॉर्ट आउट कर लेंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर यही रिजल्ट जो चल रहा है, फिर यही रिजल्ट जो है वहां पे भी रिपीट होना है। आलोक जी, इस खाई को जल्दी से जल्दी पाटने की कोशिश होगी? बिल्कुल होगी, प्रतिशत होगी, चालू हो चुकी है। दिशा में खिया हुई है, वो सब दुरुस्त करके हम जैसे पहले की तरह आते से अभिभावक के रूप में वैसे ही मान स्थापित करके आगे चलते। ठीक है मुरारी जी, जो खाई कहीं ना कहीं दिख रही है उसे जल्द से जल्द पाटने की कोशिश आरएसएस भी करेगा। खबर यह भी है कि जुलाई आखिर में और शुरुआती अगस्त में एक बैठक होने वाली है, समन्वय बैठक केरल में, जहां बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी इस बैठक में जाएंगे। हालांकि वो तब तक शायद बहुत देर हो जाए, उससे पहले ही ये खाई को पाटने की कोशिश होगी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के अलावा संगठन मंत्री भी जाते हैं उस बैठक में। और केवल बीजेपी नहीं, बाकी सभी संगठन जितने भी हमारे विचार परिवार के हैं, सभी संगठनों के 2-2 कार्यकर्ता जाते हैं राष्ट्रीय स्तर के। और उसमें सभी संगठनों के तमाम विषयों पर समीक्षा होती है, खुलकर समीक्षा होती है, बेबाक समीक्षा होती है। ये हमारी बहुत पुरानी परंपरा है और कोई खाई जैसी बात नहीं है अभिषेक जी। ये बातें केवल राजनीतिक रूप में उठाई गई हैं। खाई जैसी कोई बातें कभी होती नहीं है अपने बीच में। हाँ, एक दूसरे को हम जरूर ठीक करने की कोशिश करते हैं, ठीक दिशा में राष्ट्र के पोषण के लिए ठीक कर ले जाने की कोशिश जरूर करते हैं, किंतु ऐसी खाई जैसी कोई बात नहीं है। और हमारा एक मैकेनिज्म है नीचे से ऊपर तक, यानी जिले से लेकर केंद्र तक, वो हम हर एक विषयों पर बैठते हैं, चर्चा करते हैं, वो विषय नहीं है। आपको मैं याद दिला दूं कि तब भी खाई की बात हुई थी जब सुदर्शन जी ने सार्वजनिक रूप से बयान दिया था कि बूढ़े होते नेताओं को संन्यास ले लेना चाहिए। तब पूरा मीडिया, उस समय मीडिया नया नया उभरा ही था, तो तब बहुत चर्चा हुई थी। अटल जी की सरकार थी कि
आरएसएस और बीजेपी के अंदर खाई हो गई, आरएसएस और बीजेपी तो फाड़ हो गया, लेकिन ऐसा कुछ देखा हुआ न तब से अब तक नजर आया, न अब से लेकर आगे तक नजर आएगा। इसलिए इस बारे में निश्चिंत चलिए ठीक है, चीजें आगे कैसे तय होंगी ये देखना बहुत अहम होगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो फिलहाल इतना ही, नमस्कार।